हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हम सीडीपी के हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 क्या है? एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये सन 2005 में आई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जो 2005 में पेश किया गया था। अब जो ये पाठ्यचर्या है, ये क्या होती है? पाठ्यचर्या का मतलब होता है करिकुलम। करिकुलम में जितनी भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है और छुट्टी के टाइम जब वो बाहर आता है, इस दौरान जितनी भी एक्टिविटी बच्चे ने की स्कूल में, वो सब पाठ्यचर्या का हिस्सा होती हैं। पाठ्यचर्या एक ब्रॉड टर्म होती है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। जो इंस्ट्रक्शन किसके लिए होती हैं? टीचर के लिए होती हैं, अध्यापक के लिए होती हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं अध्यापक को कि टीचर है वो किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजी का यूज करेगा, किस तरह के टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा, किस तरह के बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएगा। मतलब यहाँ पर जो टीचर हैं उसके लिए गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। किसमें? पाठ्यचर्या में। टीचर के साथ साथ जो सिलेबस बनाया जाता है, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम बनेगा, बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक बनेंगी, वो किस बेस पर बनेंगी, किस तरह से बच्चे की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, किस तरह से बच्चे का सिलेबस बनाना है, ये सब करिकुलम का हिस्सा होती हैं। उसके बाद जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करिकुलम का हिस्सा होती हैं। जैसे कोई गेम पीरियड हो गया, या एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, कोई भी एक एक्टिविटी करवाई जा रही है, चाहे कोई भी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है या 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सब किसका हिस्सा है? पाठ्यचर्या का हिस्सा है। हर एक स्कूल के लिए जो पाठ्यचर्या है वो अलग होती है। वहाँ पर जो पाठ्यचर्या है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, मतलब उसमें लचीलापन होता है। हर एक क्षेत्र के हिसाब से, हर एक समाज की नीड्स के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेस संभव है। जब दो से ज़्यादा करिकुलम मिला दिए जाते हैं तो वो बनाते हैं रूपरेखा, वो बनाते हैं फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या है? बहुत सारे जो पाठ्यचर्या हैं उन सबको मिलाकर एक रूपरेखा बनाई गई, एक दृष्टिकोण बनाया गया कि किस तरह से हम बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेहतर कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 आया था बच्चे की लर्निंग को बेहतर करने के लिए। अब जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया, इससे पहले भी 3 एनसीएफ पहले आ चुके थे। जो सबसे पहला एनसीएफ आया था वो 1975 में आया, फिर उसके बाद 1988 में आया, फिर 2000 में आया, और फिर उसके बाद जो नेशनल करिकुलम आया वो कब आया? 2005 में आया। अब ये जो 2005 में जो एनसीएफ आया, ये कौन से नंबर का हो गया? 4th नंबर का हो गया। इसके बाद भी एक एनसीएफ आया है 2022 में, लेकिन वो अभी अप्लाई नहीं किया गया है। जो अभी का हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो किस पर चल रहा है? एनसीएफ 2005 पे चल रहा है। अब एनसीएफ 2005 लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो पीछे वाले तीनों करिकुलम थे ये व्यवहारवाद पर बेस्ड थे, ये बिहेवियरिज्म पर बेस्ड थे। किस पर थे? व्यवहारवाद पर थे। ये बच्चे की व्यवहार में परिवर्तन की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी। यहाँ पर टीचर डिसाइड करेगा कि वो बच्चे को कब, कहाँ और कैसे कितना पढ़ाएगा। ये सब कौन डिसाइड कर रहा था? टीचर डिसाइड कर रहा था। टीचर है वो यहाँ पर एक्टिव था, और जो स्टूडेंट था वो पैसिव था, निष्क्रिय था। ये सब कमियां थी इन सभी करिकुलम में, इसलिए एनसीएफ 2005 की ज़रूरत महसूस की गई। अब ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका बेस कहाँ है? ये कहाँ से आया? इसका बेस है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी एनईपी 1986, वहाँ से आया। और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कब आया था? 1992-93 में आया था। जो इसका बेस है वो मेनली माना जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन को। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन किसने दिया था? प्रोफेसर यशपाल ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर यशपाल।
ये जो प्रोफेसर यशपाल हैं, इन्होंने इन सब करिकुलम को पढ़ा, वो अपने एजुकेशन सिस्टम पर स्टडी कर रहे थे और उन्होंने पाया कि जो स्टडी है, जो लर्निंग है, वो बच्चे के लिए बर्डन बन रही है, बच्चों के लिए बोझ बन रही है। इन्होंने अपनी POE जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिया, इन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन में लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की। किसकी बात की? लर्निंग विदाउट बर्डन, विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। ये कहते हैं कि बच्चे को जो शिक्षा है वो आप बिना बोझ के दो, लर्निंग विदाउट बर्डन करवाओ। ये कहते हैं कि बच्चे का जो बैग है उसका वेट बच्चे के वेट से ज़्यादा है, बच्चा बोझ के तले दब रहा है। यहाँ पर बोझ सिर्फ और सिर्फ बैग का ही नहीं है, यहाँ पर बच्चे पे बोझ किस किस का था? एजुकेशन सिस्टम का था। मतलब जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो बनाया हुआ है एजुकेशन सिस्टम ने, बच्चे में यहाँ पर परीक्षा का डर रहता है। जो परीक्षा है वो बच्चे के लिए बोझ हो गई है, बच्चे परीक्षा के डर में जी नहीं पा रहे हैं। बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, बच्चे की जो क्रिएटिव क्षमता है, वो कहीं ना कहीं दब रही है। बच्चों में क्या हो रही है? लर्निंग है वो एक बोझ बन रही है। तो जो बच्चे की लर्निंग करवाएं वो अब बिना बोझ के करवाएं। ये सब उन्होंने कहा कहाँ? POE में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जब कब दिया था उन्होंने? 1992-93 में दिया। फिर जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने NCERT को ये जुम्मा सौंपा। किसको? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ये जिम्मा सौंपा कि नया NCF बनाया जाए। अब NCERT ने अप्रोच किसको किया? प्रोफेसर यशपाल को किया। उन्होंने प्रोफेसर यशपाल को कहा कि आप हमें एक नया करिकुलम बना के दीजिए, एक नया NCF बना के दीजिए जो बच्चों के हित में हो, बच्चों की भलाई में हो, जहाँ पर बच्चे की लर्निंग सबसे बेहतर हो पाए। तो जो प्रोफेसर यशपाल हैं, उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में कितने मेंबर थे? 35 मेंबर थे। उन्होंने 35 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई। कई जगह आपको 35 की जगह 38 भी देखने को मिल सकता है। 38 में जो 3 मेंबर्स थे वो NCERT के ही मेंबर्स थे। जो NCERT है उसी के ही मेंबर्स थे, इसलिए कई जगह 38 लिखा हुआ मिलता है, कई जगह आपको 35 लिखा हुआ मिलता है। मेनली जो डॉक्यूमेंट है उसमें 35 मेंबर्स बताए गए हैं। कितने मेंबर्स थे? 35 सदस्य थे। 35 सदस्य से मिलकर 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। 21 फोकस ग्रुप, और इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर यशपाल ने की। प्रोफेसर यशपाल ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें 35 लोग थे और 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। अब इन्होंने जो करिकुलम है उसकी स्टडी की और करिकुलम में चेंज के कुछ प्रिंसिपल्स दी, कुछ गाइडलाइंस दी कि हमें इस तरह की चेंज है वो हमारे प्रेजेंट के NCF में इस तरह के चेंजेस हैं वो हमें लाना चाहिए। वो लाकर हम बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसकी लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो NCF है इसकी ओपनिंग लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक एस्से है, सभ्यता और संस्कृति। क्या है? सभ्यता और संस्कृति, और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का एक एस्से है जो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो बच्चा है वो जन्म से ही क्रिएटिव होता है, बच्चा जन्म से ही संरचनात्मक होता है और बच्चे का जो स्वभाव है वो कैसा होता है? उदार आनंद का होता है। कैसा होता है? उदार आनंद का होता है। उदार आनंद का मतलब क्या हो गया? जेनरस जॉय की बात की। इन्होंने कहा कि बच्चा है वो जन्म से क्रिएटिव होता है और उसका जो स्वभाव है वो उदार आनंद का होता है, लेकिन उस स्वभाव को, उस क्रिएटिविटी को जो हमारा सो कॉल्ड समझदार समाज है वो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जो हमारा समझदार वयस्क समाज है वो बच्चे की क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं दबा रहा है और बच्चे की क्रिएटिविटी को बाहर नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि वो जो समझदार समाज है वो बच्चे को लर्निंग के बोझ के नीचे दबा रहा है। बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही है, बच्चे पर लर्निंग का प्रेशर बनाया गया है। तो जो ओपनिंग लाइन्स हैं वो कहाँ से ली गई? रविंद्रनाथ टैगोर का एक एस्से है सभ्यता और संस्कृति, वहाँ से इसकी ओपनिंग लाइन्स ली गई हैं। अब जो हमारा NCF 2005 है इसका मेन बेस आपको समझ में आ गया। NCF 2005 है वो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है, शिक्षा बिना बोझ के,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, शिक्षा बिना बोझ के। याद रखिएगा, इसे मत भूल जाना। एनसीएफ 2005 है, वो किसकी बात करता है? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है। अब जो ये एनसीएफ 2005 है, इसने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी कि जो हमारा एनसीएफ है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो उस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं अभी आपको गाइडलाइन बताने वाली हूँ। जो सबसे पहले गाइडलाइन थी, ये कहते हैं कि बच्चे को जो शिक्षा है वो रटवाइए मत, मतलब रटने से आप बच्चे को दूर लेके जाइए। टू शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग, जो बच्चे की रटने की प्रवृत्ति है वो बच्चे में मत डालिए, बच्चे को चीज़ें रटवाए मत। बच्चे को चीज़ें रटवाएंगे नहीं, रोट लर्निंग मत करवाओ, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करवाओ, बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज दो। जब एक बार बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो बच्चे की लर्निंग है वो खुद ब खुद अच्छी होगी। बच्चा जब भी चीज़ों को रटता है बिना समझे, जब भी बच्चा कुछ चीज़ों को रटेगा तो वो उसे बोझ लगेगा, उसे बर्डन लगेगा। इसलिए हमें बच्चे का बर्डन हटाना है। जो रटवाने वाली जो रटंत विद्या है वो बच्चे को नहीं देनी है, हमें बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज देनी है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स तक सीमित मत रखिए, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आप किताबी ज्ञान मत दीजिए। जब आप बच्चे को किताबी ज्ञान देंगे, जब आप बच्चे को सिर्फ किताबी नॉलेज देंगे तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती है। बच्चे की जो लर्निंग है उसको स्कूल के आउटसाइड जोड़िए, स्कूल के बाहर जोड़िए। मतलब जो लर्निंग है उसको, जो स्कूल के बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी बच्चा अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी में देखता है, तो उन चीज़ों के साथ बच्चे को कनेक्ट करके लर्निंग करवाएं तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम साइंस में बच्चे को कंपोस्टिंग पढ़ाना चाहते हैं। अगर हम बच्चे को क्लासरूम में खड़े होकर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बच्चा उस कंपोस्टिंग के प्रोसेस को कभी भी नहीं समझ पाएगा। उससे अच्छा होगा कि हम बच्चे को फील्ड में लेके जाएं, हम बच्चे से वो करवाएं, या फिर हम बच्चे को वो चीज़ दिखाएं। जैसे कि हम पहले बच्चे से गड्ढा खुदवाएंगे, फिर जो भी वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो वेस्ट गल सड़ जाता है, उसको हम एक गड्ढे में डालेंगे, चाहे घास फूस हो, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे वेजिटेबल हो, वेजिटेबल के छिलके हों, जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड है वो हो, सब कुछ हम एक खड्डे में डालेंगे और उसमें हम अर्थवॉर्म्स डाल देंगे, केचुए डाल देंगे। अब वो केचुए हैं वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको खाद में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम ये प्रोसेस बच्चे को दिखाएंगे, बच्चे से करवाएंगे, तो बच्चा है उसे बेहतर तरीके से सीख पाएगा और अपनी डेली लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक किताबी ज्ञान देंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। जो लर्निंग है वो बच्चे के लिए बोझ बन जाएगी। बच्चे की जो लर्निंग है, क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी करवा रहे हो उसे क्लासरूम के बाहर जो अवेलेबल हैं चीज़ें, उनके साथ आप कनेक्ट करके पढ़ाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो करिकुलम है उसमें आप लचीलापन रखिए, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जो पाठ्यचर्या बनाई गई है, जो दिशा निर्देश आपको दिए हुए हैं, उसमें बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, लचीलापन ला सकते हैं। देखिए, लचीलेपन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो हर एक बच्चा जब दूसरे बच्चे से अलग है तो उसके सीखने का पैटर्न भी अलग है। ये हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर एक बच्चा है उसका सीखने का तरीका अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ कैटर होते हैं। अगर हमें बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने हैं तो हमें अपने करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, लचीलापन रखना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं। जब आप परीक्षा ले रहे हो तो सभी बच्चों के लिए आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न मत रखिए, एक स्टैंडर्ड एग्जाम मत लीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो अलग है। जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिलो एवरेज रह गए, जो बच्चे सामान्य से भी कम हैं, वो गिफ्टेड बच्चे के साथ का जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएंगे। हम उन दोनों बच्चों के लिए डिफरेंट पेपर सेट कर सकते हैं। तो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो।
एग्जामिनेशन है उसको आप फ्लेक्सिबल रखिए। सभी बच्चों के लिए आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं देंगे। जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, सब बच्चों के लिए बराबर होता है, चाहे बच्चे किसी भी क्षेत्र से आते हो, चाहे बच्चे का IQ लेवल कम हो ज़्यादा हो। लेकिन NCF 2005 कहता है कि जब स्कूली एजुकेशन की बात हो रही है, जब विद्यालय शिक्षा की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं देंगे, आप बच्चे को फील्ड ट्रिप करवा सकते हो, आप बच्चे को ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हो। आप बच्चे को मान लीजिए क्लासरूम में एक चीज़ पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चे को वो नहीं समझ में आ रही है, तो आप बच्चे को उठाओ, आप बच्चे को फील्ड ट्रिप करवा दो। मान लीजिए मैथमेटिक्स में आप बच्चे को क्षेत्रफल पढ़ाना चाहते हैं, एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं। अब हम बच्चे को समझा रहे हैं कि जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो आप क्या करें, बच्चे को पार्क में लेके जाएं और बच्चे को दिखाएं कि ये जो पार्क है ये कौन सी शेप का है, ये रेक्टेंगल शेप का है, ये आयत के आकार का है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले आप इसकी लंबाई मापो कि लंबाई कितनी है, आप इसकी चौड़ाई मापो कितनी है, और उन दोनों को गुना करो, इस तरह से क्षेत्रफल आता है। तो जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए। एक तरह से अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप उसको दूसरी तरह से सिखाएं। आप बच्चे को ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हो। जो लर्निंग है वो सेंटर में कौन होगा, बच्चा होगा। बच्चे को किस तरह से सीखने में आ रहा है आप बच्चे को उसी तरह से सिखाएं। 2005 कहता है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर आए, जब बच्चे की स्कूली एजुकेशन पूरी हो जाए, तो वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए, एक सदस्य होना चाहिए। डेमोक्रेटिव सोसाइटी का सदस्य वो कब बनेगा, जब बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जब बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो नैतिक विकास की बात हो, चाहे वो सामाजिक विकास की बात हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास की बात हो, चाहे वो मोरल, मतलब किसी भी डेवलपमेंट के पक्ष की बात हो। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है वो हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को स्कूल में सिर्फ और सिर्फ संज्ञान देंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही हमारा काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, हमें बच्चे का परिपूर्ण डेवलपमेंट करना है, संपूर्ण डेवलपमेंट करना है। हर एक एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर आए तो वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर हो, उसे लोगों की चीज़ें हैं वो समझ में आए, लोगों के इमोशंस समझ में आए। फिर उसके बाद कहा गया कि जो लर्निंग है वो समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैटर करने वाला होना चाहिए। बच्चे को समाज में जो भी चल रहा है, जो लर्निंग है वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसकी नीड्स किस तरह की है, उसकी ज़रूरतें किस तरह से हैं, लर्निंग है वो हमारी उसी तरह से होनी चाहिए। लर्निंग उसी तरह से कैसे होगी, जब हम बच्चे के सामने सामाजिक समस्याएं रखेंगे। जैसे डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, वो एक सामाजिक प्रॉब्लम है। अब हम बच्चे का उस पर डिस्कशन करवा सकते हैं। हम बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखें कि डाउरी सिस्टम है वो इस तरह से हमारे समाज में प्रचलित है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे को खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करने दीजिए, बच्चा खुद उसके गुण दोष निकाले। बच्चा जब खुद उस पर सोचेगा तो बच्चे को खुद समझ में आएगा कि इसमें कमियाँ क्या हैं। फिर बच्चा उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है, वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता है। लेकिन करेगा कब, जब वो क्रिटिकली उन चीज़ों पर थिंक करेगा, जब वो सोचेगा। तो जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, जो सोशल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो सोसाइटी में जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर जो लर्निंग है उसमें जो चाइल्ड है वो सेंटर में होना चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करनी चाहिए। जो चाइल्ड है वो सेंटर में है। जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, देखिए जो NCF है वो संरचनावाद पर आधारित है। जितने भी संरचनावादी हैं वो सब कहते हैं कि जो चाइल्ड है वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करता है। जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है। नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कब होगा, जब वो एक्टिव होगा, जब वो सक्रिय होगा, जब वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तभी वो एक्टिव होगा, तभी वो अपनी जो लर्निंग है उसको बेहतर कर पाएगा। इन्होंने कहा जब बच्चा एक्टिव होगा तो जो लर्निंग है वो कैसे होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा। जब बच्चा करके सीखता है तो वो सबसे बेस्ट तरीके से सीखता है, और जो नॉलेज वो गेन करता है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है, वो कभी भी उसको नहीं भूलता है। तो जो NCF है वो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच की बात करता है। चाइल्ड है वो
सेंटर में होता है, चाइल्ड ही सब कुछ होता है। हमें जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस्तेमाल करना है वो चाइल्ड को ध्यान में रख के करना है कि बच्चे की किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को क्या चाहिए हमसे, बच्चे की नीड्स क्या हैं, उनको ध्यान में रख के ही जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो होना चाहिए। NCF 2005 है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? इंक्लूजन का मतलब ही है कि जितने भी बच्चे हैं सबको इंक्लूड करना है। बच्चे को किसी की जाति, धर्म, रंग, भेद के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते हो। हर एक बच्चे हैं वो बराबर हैं, हर एक बच्चे को आपको एक आंख से देखना है, बच्चों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में बच्चे चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, या डिसेबल्ड बच्चे हों, या लर्निंग डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह के बच्चे हैं, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और हर एक बच्चे की जो नीड है उसको ध्यान में रखकर हमें स्टडी करवानी है। जब बच्चा सेंटर में होगा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो लर्निंग हो रही है वो एक इंजॉयबल एक्ट हो, बच्चा बोर नहीं हो रहा हो। हम बच्चे को क्लासरूम में बिठा दें और पिन ड्रॉप साइलेंस कर दें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनो, ये इस तरह से लर्निंग नहीं हो पाएगी। बच्चे को इंजॉय आना चाहिए, बच्चे को खुशी मिलनी चाहिए। जब बच्चे को खुशी कब मिलेगी? जब बच्चा खुद उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक बच्चा खुद उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बच्चे को मनोरंजन हो ही नहीं सकता है। बच्चे के लिए जो लर्निंग है वो इंजॉयबल एक्ट कभी हो ही नहीं सकती है। तो जो लर्निंग है वो इंजॉयबल बनाने के लिए हमें जो लर्निंग है उसे टीचर के अकॉर्डिंग ना करके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, चाइल्ड के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, बच्चे की जो भावनाएं हैं उनकी कदर होनी चाहिए। बच्चा जो भी बोल रहा है टीचर को उसे सुनना चाहिए। यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो क्या होता है? सुविधादाता को होता है। सुविधादाता टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है। जहाँ भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आएगी, जहाँ पर भी संरचनावाद की बात आएगी, जहाँ पर भी निर्मितवाद की बात आएगी, वहाँ पर जो टीचर है वो हमेशा क्या होता है? सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। टीचर क्या करेगा? टीचर है वो स्टूडेंट के लिए सुविधाएं देगा। जब स्टूडेंट कोई भी लर्निंग कर रहा है और उसे जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर है वो उसे प्रॉब्लम को सोल्व करने में उसकी मदद करेगा, उसे सुविधा देगा। जो टीचर का रोल है वो क्या होता है? सुविधादाता का होता है, फैसिलिटेटर का होता है। जो टीचर है वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगा। तो स्टूडेंट है उसको सेल्फ स्टडी के मौके मिलने चाहिए। किसकी बात होती है? सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी करे। मतलब सेल्फ स्टडी से कौन सी लर्निंग होगी? डिस्कवरी लर्निंग करे, मतलब खोज द्वारा सीखना। बच्चा किसी भी चीज़ों के बीच में, बच्चे की कोई भी चीज़ जब सीख रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो बच्चा खुद आइडेंटिफाई करेगा। और जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर टीचर उसके लिए अवेलेबल रहेगा एज ए सुविधादाता, एज ए फैसिलिटेटर। बच्चे को सेल्फ डिस्कवरी से सीखने दीजिए, बच्चे को सेल्फ स्टडी करने दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को उसके जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करने दीजिए। बच्चा जितना अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा बच्चे की जो लर्निंग है वो उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। मतलब NCF 2005 में जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, उसको सेंटर में रखा गया है। स्टूडेंट की नीड्स क्या हैं, स्टूडेंट का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो किस तरह से किया जा सकता है, उन सबको आपको ध्यान में रखना है। ये किसने कहा है? NCF 2005 में कहा गया है। जो NCF 2005 है वो बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है कि बच्चे को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए। जितना बच्चा एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा तो उसकी लर्निंग है वो उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। जो लर्निंग है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर है, संरचनावादी अप्रोच पर है। किस पर है? संरचनावादी अप्रोच पर है। संरचनावादी कहते हैं कि बच्चा है वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर सकता है। बच्चे को सिर्फ आप एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने दीजिए, बच्चे की लर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी। जो NCF है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है, मानवतावाद पर बेस्ड है, मानवतावाद पर। अब ये मानवतावाद पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो बच्चे के संपूर्ण विकास की बात करती है। ये कहते हैं कि बच्चा एक संपूर्ण में हमेशा श्रेष्ठ होता है। ये सेल्फ की बात करते हैं, मानवतावादी हैं वो सेल्फ की बात करते हैं, चाइल्ड को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए। बच्चा जब स्कूल से बाहर आए तो वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक्टिव मेंबर होना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस किसने दी? NCF 2005 ने दी। NCF की जब भी आप बात करें, जब भी NCF का क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको चाइल्ड के बारे में सोच के आंसर करना है कि चाइल्ड है वो इम्पोर्टेंट है।
चाइल्ड के लिए आप जितना बेहतर कर सकते हो वही अच्छा है। बच्चे को आप चीज़ें रटवाएंगे नहीं, बच्चे की जो करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, बच्चे के लिए जो लर्निंग है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। देखिए जो ये NCF है ना, ये कितनी भाषाओं में था, ये 22 भाषाओं में था। कितनी भाषाओं में था? 22 भाषाओं में था, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसने 22 भाषाओं को ही अपनाया है। तो ये जो NCF 2005 आया, ये भी कितनी भाषाओं में आया? 22 भाषाओं में आया। और उसके बाद जो 17 स्टेट हैं, 17 स्टेट्स हैं, जो 17 राज्य हैं, उनका जो सिलेबस है वो NCF 2005 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। जो NCF 2005 है इसमें 5 अध्याय थे। कितने चैप्टर थे? 5 अध्याय थे। ये जो NCF है ये लैंग्वेज के बारे में क्या बात करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। NCF 2005 3 लैंग्वेज की बात करता है। ये कहता है कि बच्चे को आपको 3 भाषाएं सिखानी है। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा, क्या था? त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। अब ये जो त्रिभाषा सूत्र आया ये कोठारी आयोग से आया था। कहाँ से लिया गया है? कोठारी आयोग, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग से लिया गया। अब ये जो कोठारी आयोग है ये कहता है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो 3 भाषाओं में होनी चाहिए। अब ये 3 भाषाएं किस किस तरह से, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो जो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है, और दूसरे होते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। 2 तरह के स्टेट हैं, एक तो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और दूसरे स्टेट जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उनके लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी होगी, उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी, अंग्रेजी होगी, और जो थर्ड लैंग्वेज है वो अदर मॉडर्न लैंग्वेज होगी। जैसे बहुत सारे स्कूलों में जापानीज पढ़ाई जाती है बच्चे को, वो क्या है? तीसरी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज वो हो सकती है थर्ड लैंग्वेज। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो मातृभाषा होगी। मातृभाषा का मतलब है जो क्षेत्रीय भाषा है, जो भी भाषा उस क्षेत्र में बोली जाती है, जो वहाँ की मदर टंग है, वो क्या होगी? फर्स्ट लैंग्वेज होगी। सेकंड लैंग्वेज क्या होगी? जो सेकंड लैंग्वेज है वो होगी हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज होगी यहाँ पर अंग्रेजी, अंग्रेजी। इस तरह से आप बच्चे को 3 लैंग्वेज में पढ़ाइए। सबसे पहले जहाँ पर मदर टंग है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। स्पेशली जब प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मातृभाषा में देने चाहिए। किस में देने चाहिए? मदर टंग में देने चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चे को मदर टंग में पढ़ाते हैं, जब बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाते हैं, तो बच्चा उसे अपनाएगा। बच्चे को अच्छा लगता है कि हाँ मेरी भाषा का यूज किया जा रहा है, तो वो लर्निंग है किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग में बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सिखाए। जिस भी क्षेत्रीय भाषा का बच्चा है उसकी भाषा को आपके क्लासरूम में अपनाना है। जो NCF है वो मल्टी लैंग्वेलिज्म की बात करता है। किसकी बात करता है? बहुभाषिता की बात करता है। बहुभाषिता का क्या मतलब हुआ कि हर एक क्लास में बच्चे हैं, उनकी जो भाषा है वो अलग अलग हो सकती है। हर एक बच्चे की भाषा का रिस्पेक्ट करना है। मल्टी लैंग्वेलिज्म को हमने सेलिब्रेट करना है। वो हम पढ़ते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब एकता में जो अनेकता है उसको हमने सेलिब्रेट करना है। हर एक बच्चे की जो भाषा है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। ये सब NCF 2005 में कहा गया। देखिए एक NCF 2009 में भी आया था, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो। एक NCF 2009 भी आया था जिसको कहा गया था NCTE, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचर एजुकेशन के लिए था, तो इसमें कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा। जो 2009 में NCF आया था वो टीचर एजुकेशन के लिए था, ना कि वो स्टूडेंट एजुकेशन के लिए था। तो NCF 2005 है वो आज के एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है। NCF 2005 है वो संरचनावाद पर बेस्ड है, निर्मितवाद पर बेस्ड है। जो संरचनावाद है, निर्मितवाद है, वो कहता है कि बच्चे को आप एक्टिव पार्टिसिपेट करवाए, बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करेंगे। जो NCF है वो किस पर बेस्ड है? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये लाइन आप बिल्कुल भी मत भूल जाना। यहाँ पर जो लर्निंग है वो कैसी हो रही है? बच्चे को सेंटर में रख के हो रही है, बच्चे की नीड्स को पूरा करने के लिए हो रही है, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए
लिए हो रही है। जिस तरह की सोसाइटी की नीड्स है उसी तरह से आप बच्चे को एजुकेट कीजिए, बच्चे को उसी तरह से लर्निंग कीजिए, बच्चे को आप एक्टिवली इंगेज रखिए। जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिवली इंगेज रहेगा उसकी लर्निंग उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। बच्चे को रटवाने की जगह बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिए। बच्चे की जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो परीक्षा होनी है, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। ये सब गाइडलाइंस है वो एनसीएफ 2005 में दी गई। हालांकि हमारी बदकिस्मती है कि अब तक जो 2005 में गाइडलाइंस दी गई थी वो अभी भी ग्राउंड लेवल पर अप्लाई नहीं हुई है। अगर ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पर अप्लाई हो जाएं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और ये जो मेन कमियां रही है वो टीचर्स में ही हैं। आप और हम जैसे टीचर्स में ही हैं। हम लोग उतने एफर्ट्स ही नहीं लेते हैं कि जहाँ तक हम जो ग्राउंड लेवल पे जो हमें काम करवाना है बच्चे से वो हम करवा जाएं। मैं और आप सब लोग ये कोशिश करेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम बेहतर कर सकें, बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेहतर करवा सकें, बच्चे की जो लर्निंग है उसको विदाउट बर्डन करवा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।